हेलो क्लास, वेलकम। आज हम अपना नई बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब हम सिविक्स का चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम डेमोक्रेसी के बारे में सीखेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है, क्या मतलब उसके फीचर्स होते हैं, डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बेल्जियम एंड श्रीलंका का। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में जो कि बहुत ही छोटे साइज में है, जो कि हरियाणा से भी छोटा साइज है। It has border with France, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इन सब के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है इनकी। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के बिल्कुल हाफ है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लैंग्वेज वाले। तो मतलब उनकी जो एथनिसिटी, उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो अलग एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं। जो कंट्री है उसकी 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश इज इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। जो दूसरे लोग हैं, 40% लोग हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं और वो वलोनिया में रहते हैं। रिमेनिंग 1% स्पीक बेल्जियन, जो 1% लोग रह गए वो स्पीक करते हैं जर्मन। तो 3 टाइप की लैंग्वेज हो गई। सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं डच, उसके बाद फ्रेंच और उसके बाद जर्मन। ठीक है। इन द कैपिटल सिटी, जो ब्रसल्स उसकी कैपिटल है, इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। देखो, पूरे देश में ज़्यादा कौन है? डच बोलने वाले लोग हैं। पूरे देश में तो ज़्यादा डच बोलने वाले लोग हैं। लेकिन एक सिटी है ब्रसल, ब्रसल के अंदर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% लोग डच बोलते हैं। अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो जो ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बेशक नंबर में कम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिच है, प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल है। इसीलिए जो डच कम्युनिटी है जो कि मेजॉरिटी में है, वो इन लोगों से परेशान है कि ये लोग माइनॉरिटी में होने के बाद भी मतलब खुद से ही रूल चला रहे हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। बेसिकली उनको ये फील होता है। This was resented by the Dutch-speaking people community who got the benefit of economic development and education much later. जो Dutch speaking people है उनको जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी बाद में हुए, और वो मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस, जबकि वो मेजॉरिटी में है, लेकिन ज़्यादा रिच कौन है? रिच फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। इसलिए ये लोग थोड़ा परेशान थे, इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted the majority in the country, but minority in the capital. जो वैसे तो पूरे देश में तो डच स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन जो उनकी कैपिटल है ब्रसल्स, उसमें डच स्पीकिंग लोग सिर्फ 20% है। काफ़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी। Let us compare to this situation to another country, श्रीलंका। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है, आइलैंड है, पड़ोसी आइलैंड, उस पे इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, सेम एज हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के अराउंड है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन जितना ही है। ठीक है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेजॉरिटी जो ग्रुप है, ज़्यादा नंबर लोगों का है, सिन्हला स्पीकिंग लोगों का है। सिन्हला स्पीकिंग लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, 74%। और जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो 18% है, 18% तमिल स्पीकिंग लोग हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। तमिल्स में भी 2 ग्रुप हैं। एक तो जो कंट्री के ही है, उसी कंट्री के है, मतलब श्रीलंका के ही हैं। दूसरे जो इंडिया के हैं, इंडियन तमिल्स है। तो पहली बात तो वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो सिन्हला स्पीकिंग है और एक तमिल स्पीकिंग है। ठीक है। द रेस्ट whose forefather came from India as plantation worker, उनको इंडियन तमिल बोलते हैं। तो तमिल्स में भी 2 तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country.
जो मैप है, अगर आप श्रीलंका का मैप ये जो देख रहे हैं, इसमें आप देखोगे जो येलो पार्ट है वो, उसमें सिन्हला लोग रहते हैं। उसमें कौन रहते हैं? सिन्हला लोग रहते हैं। और जो ऑरेंज सा पार्ट है वहाँ पे तमिल्स लोग रहते हैं, वहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। तो हमें दिख रहा है कि जो सिन्हला स्पीकिंग लोग हैं वो साउथ और साउथ में रहते हैं, ज़्यादातर श्रीलंका के साउथ में रह रहे हैं, ठीक है। जो सिन्हला लोग हैं, सिन्हला लोग, उनका धर्म बुद्धिज्म है, वो बुद्धिज्म को मानते हैं। वाइल जो तमिल्स हैं वो हिंदू है या मुस्लिम है, जो तमिल्स हैं या वो हिंदू है या वो मुस्लिम है। 7% जो उनकी पॉपुलेशन है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 7% लोग जो हैं वो क्रिश्चियन है, ठीक है, वो क्रिश्चियन है, जो कि सिन्हला स्पीकिंग और तमिल दोनों को मिला के हैं क्रिश्चियन। Just imagine what could happen in a situation like this. In Belgium, Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. देखो क्योंकि डच स्पीकिंग लोग वहाँ पे बेल्जियम में ज़्यादा संख्या में हैं, तो इसलिए वो अपनी मर्जी चला सकते थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को अपने अंडर दबा सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती, वहाँ पे पार्टीशन जैसी चीज़ें आ जाती, वहाँ पे दंगे फसाद, ये सारी चीज़ें पक्का हो जाती, ठीक है। दिस कुड लीड टू वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। दोनों साइड चाहती कि ब्रसल्स उसके अंदर आए। इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will over the country। जो सिन्हलाज है वो मेजॉरिटी में है, तो वो कंट्री के ऊपर अपनी चला सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट आखिरकार हुआ क्या इन कंट्रीज पे। तो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका ने एक बड़ा गलत एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। श्रीलंका में बहुत ही गलत चीज हो गई, वहां पे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटीज के ऊपर अपना हुक्म चलाना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से जो तमिल लोग थे वो बेचारे परेशान हो गए और वो कंट्रीज छोड़ छोड़ के भागने लगे। देख लेते हैं कि क्या हुआ। श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1948। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। The leader of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। जो सिन्हला कम्युनिटी के लीडर थे उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करी क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजॉरिटेरियन मेजर। इसलिए जो गवर्नमेंट थी उसने मेजॉरिटेरियन मेजर अपनाने स्टार्ट करे। देखो मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है कि जो लोग मैक्सिमम लोग चाह रहे होते हैं वो चीज़ करने लग जाओ, सबकी सहमति ना लेना। हाँ, एक तो होता है डेमोक्रेटिकली, एक होता है मेजॉरिटेरिज्म, सिर्फ मेजॉरिटी के बेस पे कर देना, और एक होता है कि सबसे पूछ के लेना कोई डिसीजन। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, मेजॉरिटी के बेस पे ले रहे थे कि मेजॉरिटी लोग सिन्हला है तो इसलिए जो सिन्हला बोलेंगे वो होगा। जैसे कि आपकी क्लास में अगर हो कि लड़के ज़्यादा हैं तो कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे घूमने जाना है, लड़के डिसाइड कर देंगे तो वही होगा। वो मेजॉरिटेरियनिज्म हो गया कि मेजॉरिटी ने जो बोल। लेकिन डेमोक्रेटिकली क्या होता है कि हम हर किसी से पूछे कि कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे, तो हम एक कंसेंसस बनाए कि ओके यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अब in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। 1956 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें सिन्हला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया कि सिन्हला ही तमिल श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज है, और तमिल को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। तमिल तो बिल्कुल छोड़ दी कि तमिल नहीं। The government followed preferential policy that favored Sinhala in application for university position and government job। जो गवर्नमेंट थी उसने बायस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसे बायसनेस दिखानी स्टार्ट कर दी कि जो सिन्हला है उनको यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन देने लगे, उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस में पोजीशन देने लगे, मतलब ऐसे पार्शियलिटी होने लग गई वहाँ पर, ठीक है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल। तो इन सब वजहों की वजह से जो ये चीज़ें हो रही थी, इन सब चीज़ों की वजह से जो श्रीलंकन तमिल से उन्हें लगा कि हमारी तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं इस देश में
हमें तो कोई रिस्पेक्ट से देखता ही नहीं है, हमें तो इक्वल मौका मिलता ही नहीं है। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द सिन्हला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, कि मतलब हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे तो लैंग्वेज कल्चर कोई मानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा तो यहाँ पर। तो दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। उन्हें लगता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने उन्हें इक्वल राइट नहीं दिया है, बल्कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया है, ठीक है, उनके साथ बुरा किया है, ठीक है, और उनके इंटरेस्ट्स को इग्नोर किया है। एज अ रिजल्ट, ऑब्वियस है वो तो उनसे खुन्नस खाएंगे, एज अ रिजल्ट सिन्हला और तमिल्स के बीच में खटपट होने लग गई, लड़ाइयाँ होने लग गई दोनों के बीच में, सिन्हला और तमिल के बीच में। Thus, Sri Lankan Tamil launched party and struggle for recognition of Tamil as official language. जो तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी, उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आप लोग लो, और हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो एंड इक्वालिटी दो। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हम खुद से रूल करेंगे, क्योंकि आप तो अपने रूल बना रहे हो अपने अकॉर्डिंग, हमें भी अपने रूल बनाने हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये वो क्या मांगने लगे कि उन्हें एक रीजनल ऑटोनॉमी भी चाहिए एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। और उन्हें वहाँ पे क्या और चाहिए, उन्हें इक्वालिटी चाहिए जॉब्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में उन्हें इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। बट देयर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वॉज रिपीटेडली डिनाइड, बट उनकी जो डिमांड थी उसको बार बार वो दबा देते थे, सिन्हला उनकी डिमांड को मानते नहीं थे। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, उन्होंने डिमांड किया सेपरेट तमिल स्टेट, इलाम मतलब उनकी लैंग्वेज में स्टेट, सेपरेट एक तमिल का स्टेट इन द नॉर्थन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। क्योंकि सारे तमिल नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही है, तो उन्होंने डिमांड किया कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही उनको एक अलग स्टेट मिल जाए। दिस डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ये जो एक दूसरे के प्रति इनके मन में गलत भावनाएं आ रखी थी, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। ये एक जल्दी से एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर होता है जब एक ही देश के दो ग्रुप आपस में भिड़ने लग जाए, देश के अंदर ही ग्रुप आपस में भिड़ने लग जाते हैं, तो उसे हम सिविल वॉर बोलते हैं। तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी बीइंग किल्ड, मेनी फैमिली वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइफ। तो इसमें मतलब दोनों साइड के लोग मारे गए, दोनों ही बहुत बुरा हाल हुआ। अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में क्लास 10th में कि श्रीलंका का अच्छा रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ में, बट सिविल वॉर की वजह से इसका हाल बुरा हो गया। इनफैक्ट इंडिया में भी इसका असर हमें देखने को मिला था। जो राजीव गांधी थे, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनकी डेथ भी इसी मुद्दे की वजह से हुई थी। उनकी डेथ भी इसी मुद्दे की वजह से हुई थी कि वहाँ से श्रीलंका के कुछ तमिल्स ने उनको मार दिया था, उनको बॉम्बिंग में उड़ा दिया था, ठीक है। तो इतना प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गया कि दोनों के बीच में डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा आ गया। अब बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, ये देखो, श्रीलंका की प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई है, ठीक है। अब बेल्जियम ने क्या किया, द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। उन्होंने क्या किया, they recognized the existence of the differences and cultural diversity between 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement. उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि दोनों जो लैंग्वेज वाले लोग हैं दोनों खुश हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी को फील हो कि भाई नहीं हमको दबा दिया। तो उन्होंने किया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है वो इक्वल नंबर में होंगे, ठीक है। डच स्पीकिंग एंड अगर 10 लोग डच स्पीकिंग हैं एक सरकार में, तो 10 ही लोग फ्रेंच स्पीकिंग भी होंगे। तो एक ये एक उनकी बात सेट हो गई।
दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली, तो फिर क्या होगा, दोनों कोई सिंगल कम्युनिटी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं करेगी, है ना, 10 उनके हैं तो 10 उनके भी हैं, ठीक है। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर देने की बजाय थोड़ी थोड़ी पावर स्टेट्स गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी कि ठीक है, स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग कि वहाँ पर कौन सी वाली जनता ज़्यादा है, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है, डच स्पीकिंग ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती रहे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब ऑटोनॉमी दे दी, काइंड ऑफ ऑटोनॉमी मतलब खुद से रूल कर लो कि लड़ाइयाँ मत करो, ठीक है, खुद से रूल कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वैसा कर लो, तो दे दिया, ठीक है। और ब्रसल्स के अंदर क्या हुआ, ब्रसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ब्रसल के अंदर दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। The French speaking people accepted the equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted the equal representation in central government. दोनों कम्युनिटीज़ ने आपस में मान ली एक दूसरे की बात। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में जगह मिल रही थी और जो डच स्पीकिंग लोग थे उन्हें ब्रसल्स में जगह मिल रही थी, तो इसलिए इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की बात मान ली और ये मुद्दा सुलझा लिया, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है देश में, दुनिया में, सबके लिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।